Beth base English shower. क्या था? आज नहीं चाहिए। हाँ जी साहब मुझे एडमिन बना दे। सर आप लोग अपने माइक नहीं बंद रखना। आप लोग अपने माइक बंद करें। माइक ऑफ करने से इतना शोर हो रहा है, माइक बंद करने से भी लोग। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी बच्चों गुड इवनिंग। Good evening, sir. How are you? वेरी गुड इवनिंग सर। वेलकम बैक टू क्लास। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। Very good evening. Good evening, sir. आर यू फाइन? Yes, sir. And you? यस सर, थैंक गॉड। Sir, I'm fine. यस सर, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। Yes sir, what about you? यहाँ पर Sir, इनसे कहीं इस तरह गुड इवनिंग किया तो चैट बॉक्स में बस करें। अच्छा बच्चों बात सुने, काइंडली हम पहले ही लेट हो गए हैं, कहीं एडमिन हमारा बिजी था। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर एक सेकंड। उमैर आरिफ साहब आप अपनी वीडियो बंद कर लें, ऑडियो पे रहें सिर्फ। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो और ऑडियो पे रहें। थैंक यू सो मच। जी प्रोफेसर कैरी ऑन। थैंक यू। उस्मा आप अपनी वीडियो बंद करें, उस्मा ऑडियो पे रहें। थैंक यू। अच्छा बच्चों पहले तो माजरत, वो हमारे एडमिन साहब कहीं बिजी थे तो इस वजह से लेट उन्होंने शुरू किया। एनीहो हमने जो है वो क्विकली जो है अभी अपने लेक्चर को शुरू करना है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। ये मैंने पेपर आज डाउनलोड किए हैं,
कि जितना हमने पढ़ा है क्या उसमें से कुछ हमें पूछा गया है, या हमने पिछले जो पेपर्स हैं क्या हमारी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है कि नहीं। तो मैंने 2019 का जो पिछले ही साल का पेपर है, इसमें से जो पहला सवाल आया हुआ है वो यही है जो हमने पढ़ा था। क्या सवाल है? Deficiency of vitamin causes different human diseases, some of which are given in the table below. Choose the correct type of vitamin from the box and write in front of each disease. यहाँ पे जो है डिजीजेस का नाम लिखा हुआ है और आपने ये लिखना है कि इसमें कौन सा। Excuse me, sir. Please add some students. आपने डिफरेंट यहाँ पे विटामिन लिखे हुए हैं और उन विटामिन के आपने आगे जो डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती हैं वो आपने लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था पुअर नाइट विजन, ब्लीडिंग गम्स, रिकेट्स, बेरीबेरी और एनीमिया, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। तो ये सवाल जो है ये आया हुआ है, ये 2019 का पेपर है। इसी तरह से 2018 के पेपर में भी जो हमने पढ़ा था उसमें सवाल है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन बैलेंस डाइट, और मैंने आपको बताया था बैलेंस डाइट क्या है और उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से सवाल आए हुए हैं। 2017 में भी सवाल आया हुआ है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स, डिस्क्राइब द सोर्सेस, uses and the deficiency symptoms of fat soluble vitamins। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इसमें से सवाल आए हुए हैं हमारे प्रीवियस पेपर्स में। इसी तरह से जब हम कंपैरेटिव स्टडी शुरू करेंगे तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो डोंट वरी, हम तैयारी जब हम सारा पढ़ लेंगे तो फिर वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट द होल पेपर। अच्छा, अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है इसलिए हमने जल्दी से आज जो है वो पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। हम फूड को सर प्लीज स्टूडेंट्स को ऐड कर दें। हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सक्यूज मी सर पास्ट पेपर्स में से कितना आता है हमारी मतलब न्यू जो हमारे पेपर्स होते हैं, कितने परसेंट? मैंने अभी तो बताया है आपको कि प्रीवियस पेपर्स में भी आ सकता है, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं जितना हमने पढ़ा है इसमें से पेपर्स में आया हुआ है, अभी मैंने बताया आपको। ओके सर। हाँ, अभी नो क्वेश्चन, अभी आपने जो है ना बस आधा घंटा चुप करके सुनना है, फिर एंड पे मैं आपको 5 मिनट दूंगा, जिसका जो सवाल होगा वो आपने पूछना है, क्योंकि टाइम थोड़ा है, ऑलरेडी 15-20 मिनट हमारे वेस्ट हो गए हैं। अच्छा जी, फूड प्रिजर्वेशन है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसके मेथड्स क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या है, और फिर हम थोड़ा थोड़ा उन प्रोसेसेस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज सारे डिस्कस ना हो सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको डिस्कस करें। नंबर 1, फूड प्रिजर्वेशन है क्या? सर आवाज नहीं आ रही। फूड प्रिजर्वेशन is a scientific method of treating and handling food in such a way as to stop or greatly slow down spoiling, to prevent foodborne illness while maintain nutritional value, density, texture and flavor। मतलब क्या है? फूड प्रिजर्वेशन से मुराद ये है कि ये वो साइंटिफिक मेथड है जिससे हम फूड को हैंडल करते हैं। क्यों हैंडल करते हैं? ताकि हम फूड जो स्पॉइल होने वाली है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें, और दूसरा हम जो है मेंटेन रख सके न्यूट्रिशनल वैल्यूज की। फूड के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, जैसे उसकी डेंसिटी है, उसका फ्लेवर है, उसका टेक्सचर है, तो ये इन वैल्यूज को हम देर तक मेंटेन रख सकें और जो उनको स्पॉइल होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से वी आर एबल टू स्लो डाउन द स्पॉइलिंग of food and to keep the maintain nutritional values such as density, texture and flavor of the food।
पर्पस क्या है फूड प्रिजर्वेशन का, पर्पस क्या है? आप इसके दो मैं पर्पस बताता हूँ। नंबर 1 इसका है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि फूड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए which are harmful and which can spoil our food. Number 2, to prevent the food from fungi and the other microorganism. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी फूड को स्पॉइल कर देते हैं उससे हमने उसको प्रिवेंट करना होता है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन फूड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से फूड को सेव करना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगी उतनी जल्दी फूड जो है वो स्पॉइल हो जाती है। नंबर 4, टू inhibit natural aging and discoloration of fruits etc. कि हम जो है वो डिस्कलरेशन से बचा सके फ्रूट्स को। आपको पता है देर तक फ्रूट्स पड़े रहे तो वो क्या हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो उनको कलर को मेंटेन रखने के लिए और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को मेंटेन रखने के लिए हमें फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत है। टू मेंटेन टू इनहिबिट नेचुरल एजिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द फ्रूट्स। इसका मतलब ये है कि हम फ्रूट्स की नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यूज को मेंटेन रखने के लिए और उनका जो डिस्कलरेशन हो जाती है उसको सेव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा जी अनिल साहब सुने, टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हम फूड की जो फ्रेशनेस ऑफ द फूड उसको मेंटेन रखने के लिए भी जो है we use the method of preservation. और उसके बाद क्या है, to slow down the chemical changes in food due to microorganism. हम जो chemical changes आती हैं फूड में microorganism की वजह से उनको हम स्लो डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होंगे और बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे उतनी ही जल्दी फूड हमारी जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपनी फूड को ज्यादा देर तक अगर स्टोर करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, and food preservation. To slow down the changes. Sir, to slow down the changes. Next क्या? Due to microorganisms in food. To slow down the chemical changes in food due to microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से जो केमिकल चेंजेस आती हैं उनको स्लो डाउन करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? ये प्रोसेसेस थे जो है ना, इसके पर्पसेस थे कि पर्पस क्या है फूड। पहला मैंने बताया था फूड प्रिजर्वेशन होती क्या है और फिर मैंने बताया कि इसका पर्पस क्या है। अब हमने पढ़ने हैं कि मेथड्स क्या हैं। फूड प्रिजर्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड जो है, जो बहुत ही कॉमन मेथड है, वो है ड्राइंग मेथड। हम फूड को ड्राई करते हैं, इसको भी थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद स्प्रे ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद है फ्रीजिंग ड्राइंग, ठीक है, हम फ्रीज कर लेते हैं चीजों को। उसके ये ड्राइंग के ये है कि हम फ्रीज भी कर लेते हैं, हम स्प्रे भी कर लेते हैं। उसके बाद है फ्रीजिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूम कैनिंग, फिर है फूड रेडिएशन, हम फूड को रेडिएट करवा लेते हैं, रेडिएशन उन पे डालते हैं। फिर है एडिंग प्रिजर्वेशन, फिर है पिकलिंग, फिर है साल्टिंग, फिर है स्मोकिंग, फिर है क्यूरिंग, फिर है कैनिंग, रेडिएशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन और असेप्टिक पैकिंग। ये सारे मेथड हैं डिफरेंट, जिनकी मदद से वी आर एबल टू प्रिजर्व आवर फूड्स, ठीक है। ये हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं। फॉलोइंग सम ऑफ द प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस: हीटिंग टू किल और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, ये वो बाकी जो भी हमने मेथड्स मैंने बताए हैं आपको, ये भी हम डिस्कस करते हैं उनको बारी बारी। लेकिन जो कुछ प्रोसेसेस हम करते हैं कॉमनली, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है, हीटिंग टू किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाद दफा हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड को हीट करते हैं।
उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन, e.g. यूज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ टॉक्सिक इनिबिशन, स्मोकिंग, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विनेगर, अल्कोहल एटसेट्रा। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ फूड, ड्राइंग, जिसमें ड्राई करते हैं। फिर ऑस्मोटिक इनहिबिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग ऑफ द सिरप्स, हम कुछ सिरप्स यूज करते हैं हमको जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। लो टेम्परेचर इन एक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिवेशन को स्लो डाउन करने के लिए हम लो टेम्परेचर पे फूड को रख देते हैं। जैसे हम आमतौर पे फ्रीजर में रख देते हैं चीजें, ठीक है, ताकि वो जो है वो खराब ना हो। ठीक है, एक मिनट, ये बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, मैं एडमिट इनको कर लूं। अच्छा जी, आप देखें, अब हम बारी बारी थोड़ा जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करते हैं। ये जो अभी मेथड हमने पढ़े हैं कि ड्राइंग क्या है, स्मोकिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, और वैक्यूम पैकिंग क्या है, साल्ट और शुगर में किस तरह से हो सकता है, पिकलिंग कैसे हो सकती है, ये थोड़ा थोड़ा हमने लिखना है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट इज द पर्पस of the food preservation, and write down any 3 methods for the food preservation। तो आपको सारे नहीं पूछे जाएंगे, आपको कोई 2 4 या 3 पूछे, समटाइम 3 पूछे जाते हैं, समटाइम 2 पूछे जा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आप फिर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 जो है वो है ड्राइंग। ड्राई का मतलब होता है कि आपने ये, प्लीज आपने जो है ना माइक ये जरा म्यूट कर लें। अच्छा जी, सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया था वो है ड्राई मेथड। ड्राइंग का मतलब है कि आप फूड को क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। दिस मेथड reduces water activity sufficiently to delay or prevent bacterial growth। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जो वाटर है ना उसको सफिशिएंटली क्या कर देते हैं, एवेपोरेट करवा देते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो ग्रोथ होते हैं उनको डिले किया जाए, उनका प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके। दिस मेथड इज यूज्ड स्पेशली फॉर मीट। ये आम तौर पे हम क्या करते हैं, ये गोश्त को जो है वो ड्राई कर देते हैं ताकि वो देर तक जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकें। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेनी फ्रूट्स। फ्रूट्स को भी हम देर तक यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, लाइक एप्पल्स के लिए यूज करते हैं, बनानास के लिए यूज करते हैं, मैंगोस के लिए करते हैं, एप्रिकॉट्स के लिए यूज करते हैं, कोकोनट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये इस तरह के फ्रूट्स को भी अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने सेव करना है, प्रिजर्व करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, this method is also used for drying of the preservation of the cereal grains। आपने सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं सच एज व्हीट है, मेज है, राइस है, तो इस तरह के मटेरियल को भी अगर आपने ज्यादा देर तक प्रिजर्व रखना है तो आप क्या करेंगे, आप ड्राई मेथड यूज करेंगे। इसकी डिटेल्स हमें बहुत ज्यादा नहीं कि किस तरह से हम ड्राई करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं ड्राई के भी, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेथड बहुत ज्यादा है। आप इम्तिहान में आपसे ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कोई 2-3 पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन ब्रीफ। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो सिर्फ इस तरह से लिख क्वेश्चन देंगे कि कोई से 3? हाँ, आमतौर पे सवाल इसी तरह से आता है कि फूड प्रिजर्वेशन से क्या मुराद है, इसके पर्पस क्या है, और इसके कोई राइट डाउन एनी 2 or 3 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जरूरी नहीं कि यही बाद में पहले सर ये सवाल एंड पे पूछने आपने, अभी चुप सब, टाइम हमारे पास कम है ना, कल भी बहुत कम पढ़ा था हमने वो उसका वो जो है कंपैरेटिव स्टडीज का, इसलिए अभी आप जो है ना
आखिरी आखिरी 5 मिनट में पूछना। हाँ जी। अच्छा जी, आगे है स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब है हम धुआं देते हैं बाज दफा वो जो है ना फूड को, ताकि वो प्रिजर्व रख सके। स्मोक इज अनदर मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। दिस मेथड इज स्पेशली used for the preservation of meat, fish and some other foods. In this method, heat is used to dry the food without cooking it. हम कुक नहीं करते लेकिन हम उसको ड्राई करते हैं स्मोक के जरिए से। And aromatic hydrocarbons are added to preserve this food. हम हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें ऐड करते हैं to preserve the food. हम कुक नहीं करते, हम उसकी स्मोक से ही उसको प्रिजर्व करते हैं। नंबर 3 है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फूड प्रिजर्वेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड कमर्शियली एंड डोमेस्टिकली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वेरी वाइड रेंज ऑफ फूड स्टफ। आप सबको पता है, आप सब खाना कहाँ रखते हैं? फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है। अगले दिन खाना है तो आप फ्रीज करते हैं। और ये सिर्फ घर में नहीं होता, ये कमर्शियली भी जितनी चीज़ों को हमने सेव करना है, फैक्ट्रीज में भी, इंडस्ट्रीज में भी, तो हम आम तौर पे उसको फ्रीज करते हैं। तो फ्रीजिंग जो है, दिस इज द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं ना मेथड, वो एक ड्राई मेथड है और एक फ्रीजिंग मेथड है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। In this method, the food is stored in the vacuum environment, usually in an airtight bags or bottles. फूड जो है हम या तो एयर टाइट बैग्स में स्टोर कर लेते हैं या आप जो है वो एयर टाइट बॉटल्स में उसको सेव कर लेते हैं। The vacuum environment strips oxygen needed for the survival of the bacteria. हम उतनी को ऑक्सीजन दे देते हैं जितनी उनको चाहिए फूड को, hence prevent the food from spoiling. This method is commonly used for storing nuts. आपने देखा होगा आमतौर पे जो नट्स हैं वो उसमें होते हैं, पैकेट्स में होते हैं। ये कुछ फूड जो है, मीट जो है, जैसे आप कोफ्ते लेते हैं ना, वो नगेट्स लेते हैं, आपने देखा होगा ये उसमें होते हैं, बैग्स में होते हैं, एयर टाइट बैग्स में। तो वो किस लिए एयर टाइट बैग्स में होते हैं? इसलिए वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व रह सके, ठीक है, बैक्टीरिया उसमें जो है वो शामिल ना हो सके, उनकी ऑक्सीडेशन भी ना हो सके। अच्छा जी, एक मेथड है साल्ट। Salt is one of the oldest method of the preservation of the food. Salting or curing draws moisture from the meat and fish through the process of osmosis. ये हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ चीजें जो हैं, कुछ मीट जो है, हम उसको क्या करते हैं, साल्ट लगा के रख देते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक, फिर वो ड्राई कर लेते हैं उसको और वो ज्यादा देर तक जो है। और फिर साल्ट का ये भी होता है कि साल्ट जो है ना, ये बदबू जो होती है उसमें, उसको भी खत्म कर देता है। उसके बाद शुगर। शुगर इज अनदर एजेंट which is used to preserve fruits, ठीक है। It is used either in syrup with fruit such as apple, pears, peaches, apricots, plums, or in crystallized form in which the preserved material is cooked in sugar to the point of crystallization and the resultant product is then stored dry. This method is used for the skin of the citric fruits. जो citric fruits होते हैं ना, उनके लिए हम आम तौर पर इनको यूज करते हैं। जैसे जिंजर है, तो इस तरह के लिए जो है हम क्या करते हैं, we use sugar. इसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये लिखा तो आम तौर पे है, लेकिन ये जो है ना, एक लंबा प्रोसेस होता है। सर जिंजर अदरक, सर जिंजर मतलब अदरक के लिए भी ये शुगर इस्तेमाल होती है? जी जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है, पिकलिंग। पिकलिंग इज अनदर मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड by placing it or cooking it in a substances that inhibits or kill bacteria. हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें अचार डाल देते हैं। आपने देखा होगा, ये जो ओल्ड लेडीज होती थी पहले यही मेथड यूज करती थी। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्पॉइल फूड, के फूड को बचाने के लिए हम उसमें क्या कर देते थे, पिकलिंग कर देते थे, उसमें अचार डाल देते थे। टिपिकली पिकलिंग एजेंट्स इंक्लूड्स विनेगर, ethanol,
are vegetable oils. This process involves the preservations of vegetables such as cabbage and some animal products such as corned beef and eggs. ठीक है, इन चीजों को जो है हम बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पिकलिंग मेथड यूज करते हैं। उसके बाद है लाई, लाई मेथड है। लाई क्या करता है, लाई इज द फूड preservation process which involve the use of sodium hydroxide. Such makes food too alkaline and reduce the bacterial growth. इसमें हम क्या करते हैं, लाई मेथड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स यूज करते हैं और ये क्या करता है, ये हमारी फूड में जो बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं उनको रिड्यूस करता है और जो है हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है कैनिंग एंड बॉटलिंग। आपने देखा होगा ये बहुत सारी चीजें जो है, जैसे स्पेशली ये ड्रिंक्स हम जो लेते हैं ये कैन की शक्ल में या बॉटल्स की शक्ल में होते हैं। तो कैनिंग इज द फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस which involve cooking of the fruits or vegetables and then sealing them in sterilized cans or jars and boiling the containers to kill or the weaken any remaining bacteria. हम क्या करते हैं, कुछ फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल्स को, कुछ ड्रिंक्स को हम क्या कर लेते हैं, इन कैन्स में प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको क्या करते हैं, उनको जो है फिर बॉयल कर लेते हैं कंटेनर्स को टू किल और वीकन द बैक्टीरियाज। फिर एक मेथड है जेलिंग मेथड। जेलिंग मेथड का मतलब है हम उस मटेरियल को हम जेली की फॉर्म में बना लेते हैं ताकि जो है वो प्रिजर्व रह सकें। Food may be preserved by cooking in a material that solidify to form a gel. हम फूड को जो है इस तरह से सॉलिडिफाई कर लेते हैं, कुछ उसमें अदर मटेरियल्स मिक्स करके, so that they can become in the form of jelly, ठीक है, जेल की फॉर्म में। Such materials includes मेज है, मकई है, मेज फ्लोर है और उसके बाद जेलेटिन है। जेलेटिन भी एक जेल की टाइप की कोई फूड जो टाइप हो, इस तरह की चीजें जो है हम इनको करते हैं। उसके बाद है सर कुछ बच्चों को ऐड कर लें, कुछ बच्चों को ऐड कर लें। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये जगिंग मेथड क्या है? जगिंग मेथड का मतलब है कि हम किसी चीज को जग में रख लेते हैं और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं। जगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन in which the animal to be jugged is usually cut into pieces, ठीक है। हम ये आमतौर पे गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज करते हैं कि हम उसको पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस जग में रख देते हैं and then placed into the tightly sealed jug with brines or gravy and then stewed, ठीक है। Sometime red wines or the animal's own blood is added to the cooking liquid. Stewed का मतलब है कि हम उसको जो है ना मसलन मट्टी के बर्तन में रख के या जग में रख के हम क्या करते हैं, उसको छोटे पीसेस में रख देते हैं और फिर स्ट्यूड का मतलब है कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हीट अप करते रहते हैं और उसको जो है वो ड्राई करते रहते हैं। तो ये एक मेथड है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्रिजर्व द फूड। उसके बाद है रेडिएशन। This method of food preservation involves the process of food with ionizing radiation, either high energy electron or X-rays or by gamma rays. This method results in killing of the bacteria, insects, pests, thus reduce the ripening and spoiling of the fruits and other food stuff. हम क्या कर देते हैं, हम फूड को क्या करते हैं, उसकी रेडिएशन करवाते हैं, हम रेडिएशन डालते हैं। वो रेडिएशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, डिपेंड करता है कौन सा फूड है, उसमें कौन सी रेडिएशंस डालनी चाहिए। इसका टाइटल रिपीट कर दें, ये जो जगिंग के बाद आपने बोला अभी। इररेडिएशन, रेडिएशंस होती है ना, तो उसके बाद IR लगा दें। तो रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर रेडिएशन डालना, ठीक है। तो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं रेडिएशंस डाल के
और रेडिएशन डालने से क्या हो जाता है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, उनको किल कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा किसी फूड में अगर कोई इंसेक्ट्स हों, पेस्ट्स हों, तो वो उनको भी किल कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं कि फूड जो है या फ्रूट्स जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर का मतलब है कि आप किसी फूड को उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर दें। मसलन अगर गर्म जगह पे पड़ी हुई है कोई चीज, उसको सर्द में रख दें तो क्या होगा, उससे जो फूड आपकी जो है वो हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर इज अनदर प्रोसीजर टू प्रिजर्व द फूड। This method involves the alteration of the atmosphere around food preserve. Once certain crops were difficult to preserve, but now they can be preserved and packed in sealed bags with this technique. पहले जो है वो क्या होता था, सैलेड क्रॉप्स जो होती थी ना उनको ज्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी जो क्या है पैकिंग करके उनका एटमॉस्फेयर चेंज करके तो हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड। हम ऑक्सीडेशन से उसको बचा लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर देते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो है वो देर तक मेंटेन रह सके। अच्छा जी, आगे है क्लैंप्स। ये क्लैंप्स क्या है? क्लैंप्स आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्लैंप्स पता क्या होता है? ये हम आम तौर पे यूज करते हैं नहीं करना जो है ना चीजें, मसलन स्पेशली कुछ जो है सब्जियां हमने प्रिजर्व करनी हो या कुछ और चीजें जो है वो करनी हो, उसमें क्या करते हैं, ये शहरों में कम यूज होता है, ये गांव में मेथड यूज होता है। सम ऑफ द रूट वेजिटेबल्स are very resistant to spoiling or resist to bacterial growth and require no other preservation method other than storage in cool and dark condition. इसमें हम क्या करते हैं, क्लैंप्स मेथड में हम फूड को सिर्फ एक कूल और डार्क कंडीशन में रखना होता है। अब वो हम कैसे रखते हैं, हम जमीन पे कोई गड्ढा खोदते हैं और उसमें इस चीज को प्रिजर्व कर लेते हैं और ऊपर से उसको फिर जो है जैसे हम कोई लेके ना कोई भूसा टाइप, जैसे चावलों का भूसा हो, किसी और चीज का भूसा हो, उसको ऊपर रख के तो ऊपर वो उसकी लपाई कर देते हैं मट्टी से, तो वो चीज उसके अंदर प्रिजर्व रह जाती है। इसको हम कहते हैं ये क्लैंप मेथड है। इसमें हम आमतौर पे पोटैटोस को स्टोर कर लेते हैं, टर्निप्स को स्टोर कर लेते हैं, शुगर बीट्स को, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह के फूड को सर इस मेथड का नाम रिपीट कीजिएगा प्लीज। CLAMPS क्लम्प्स। जमीन पे गड्ढा खोद के तो चीजों को उसके अंदर स्टोर कर लेना और ऊपर से जो है किसी ग्रास वगैरह लगा के या कुछ चीजें जो भूसा होता है उसके ऊपर कर देते हैं और ऊपर लपाई कर देते हैं मट्टी की ताकि वो रिजर्व रहे वहां पे रहे। यस सर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आई बिलोंग टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो है ना हम ये करते हैं, ये गंदम का भूसा ये भी हम प्रिजर्व करते हैं। किसान जो है ना ये खेतों में इस तरह से प्रिजर्व करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जल्दी करेंगे तो बस थोड़े से रह गए हैं। फूड प्रिजर्वेशन में एंजाइम की किसी यूज होती है कि नहीं होती सर? क्वेश्चन आखिरी 5 मिनट में। अभी क्वेश्चन नहीं करने प्लीज। अच्छा जी, ये खत्म कर लेना, उसके बाद अभी वो हमारा वो कंपैरेटिव का फिर रह जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस of the food are preserved naturally due to the presence of beneficial bacteria or fungi which use their own biological defenses against the growth of microorganisms. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हमारी फूड को सेफ भी करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम जो भी करते हैं बैक्टीरिया कुछ ऐड कर देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं होने देते और हमारी फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आगे फर्मेंटेशन।
It is a chemical process which occurs due to the activity of certain microorganism in which microorganism break down complex organic compound into the simpler substances. हम क्या करते हैं फर्मेंटेशन में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सर सिंपल 14 वाले का कंपाउंड्स नाम में रिपीट कर दे काइंडली। डिवाइड कर लेते हैं और उससे फूड जो हमारी क्लम्प्स, उसके बाद था बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सर और इसके बाद वाला 16 फर्मेंटेशन। सर इसमें आप वो लेक्चरशिप सेंड करेंगे, वहां पे लिखे होते हैं। हाँ ये सारे लिखे हैं, मैं तो अभी बता रहा हूँ। मैं असल में ना यहाँ करने की कोशिश में था, ये आ नहीं जा रही अभी, मेरी स्क्रीन शो नहीं हुई, हो नहीं रही। मैं 1-2 दिन में कर लूंगा ये, ताकि आपको साथ साथ वो नजर भी आए कि ये कौन सा। सर आपने स्लाइड के कहा था कि स्लाइड चलाएंगे यहाँ पे ना। हाँ चलाएंगे, मुझे ना अभी तरीका नहीं आ रहा असल में चलाने का। अच्छा जी, आगे है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन व्हिच इन्वॉल्व हीटिंग फूड टू अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पास्चराइजेशन में क्या करते हैं? फूड को एक खास टाइम पे, एक खास टेम्परेचर पे, एक खास टाइम के लिए उसको हीट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाए। दिस मेथड इज रूटीनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड फ्रूट जूसेस। ये आमतौर पे किस लिए यूज होता है? पास्चराइजेशन मेथड जो है ये मिल्क को और फ्रूट जूसेस को करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। अच्छा जी, आगे है स्टूडेंट्स ऐड कर लें प्लीज। आगे है aseptic packing या packaging. Aseptic packaging is one of the modern technique for the preservation of the food. This method is used for the packaging of milk and juices. ठीक है, इसमें भी हम क्या कुछ करते हैं? हम कुछ केमिकल्स इसमें मिक्स अप करते हैं, तो उसके बाद उनकी पैकिंग कर लेते हैं, जूसेस के भी और दूध के भी। ये जो आपने देखा है ये मिल्क पैक है या बाकी जो है डेयरी मंग है या समथिंग लाइक दिस, ये दूध आप 3-3 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह ये क्या है? तो उनके साथ कुछ केमिकल्स मिला के तो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। एडिटिव्स Additives are those chemicals which are used to add in fruit for their preservation. These are added to foods in a small amount which slow down the growth of the microorganism and prevent it from the spoiling. अभी मैंने बताया है aseptic packing में भी इसमें क्या करते हैं, या पास्चराइजेशन में भी, इनमें हम कुछ केमिकल्स ऐड कर लेते हैं जिससे फूड जो है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये थे मेथड। ऑलमोस्ट ये 19 मेथड है, जरूरी नहीं आपसे सारे पूछे जाएं, हो सकता है इसमें से सिर्फ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से थे मैंने शुरू में बताया था आपको। नंबर 1 फ्रीजिंग मेथड, नंबर 2 ड्राइंग मेथड, और नंबर 3 जो है वो कौन सा मेथड है? ये जो है आपका फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन। ये मेथड जो है ये जब आप स्लाइड भेजेंगे ना तो उनके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख के भेजिएगा। हाँ सर नंबर 3 पे फ्रीजिंग मेथड था। हाँ फ्रीजिंग मेथड मैंने बताया था। अच्छा, इसके अब देखें, ये जो है फ्रीजिंग के सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं। अगर जब चीजें हम फ्रीज कर लेते हैं तो हम समझते हैं हमने वो उसको प्रिजर्व तो कर लिया, उसका नुकसान तो मेरे ख्याल कुछ नहीं होता। हाँ, ये कुछ फैमिली में ना रखे कि आपने फूड को प्रिजर्व कर लिया तो जो है ना उसका कुछ नुकसान नहीं है, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सर वो जाते विटामिन खत्म हो जाते हैं। एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये मैं कल बताऊंगा कि फूड प्रिजर्व करने के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, डिफरेंट मैंने बताया है इसका, ये ड्राइंग है, स्कैनिंग है, वो स्मोकिंग है, फ्रीजिंग है और पास्चराइजिंग है। ये सारे मेथड जो हैं इनके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ज्यादा हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है
तो अभी सर हम क्या प्लीज लास्ट वाला रिपीट कर दें जाने से पहले, थैंक यू। सर हेलो आपने सर। एंजाइम्स की एप्लीकेशन नहीं एडिटिव का मतलब पढ़ाई और होता न है कि सर आप उनका कुछ जिक्र नहीं है सर रिपीट फूड। कर दें। एडिटिव का मतलब होता है आप कुछ केमिकल्स जो है फूड के अंदर मिक्स कर दें जो कि हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को डैमेज ना करें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूस होने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ होने की कोशिश करते हैं, उनको किल कर दें। थैंक ठीक यू है एक्सक्यूज मी सर। सर। अच्छा एक्सक्यूज जी, मी सर। अब जल्दी से, हाँ जी बेटा। सर इसमें कुछ मेथड्स हैं जो लोकली हम यूज करते हैं और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो हम इंडस्ट्रियली यूज करते हैं। तो क्या जी, बिल्कुल एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इसमें आ डिफरेंशिएट सकता करना है, पड़े? बिल्कुल आ सकता है। ऐसे आपको वो कह सकते हैं कि write down any two method which are used in industry for the food preservation, ये आ सकता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं आता। आमतौर पे आपको पूछा जाएगा कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है, कोई 2-3 मैथड लिख दे तो इतना कैटेगोरिकली कम ही पूछते हैं, क्योंकि सारे साइंस के स्टूडेंट थोड़े होते हैं, जनरल स्टूडेंट भी होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, इसलिए इतना टेक्निकल क्वेश्चंस कम ही पूछते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, लिसन, ये जो है जी बेटा, सर आपकी आवाज कट रही है। अभी कंपैरेटिव स्टडीज पे आ जाए जल्दी से। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडीज को भी शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको जरूरी बताना चाहता हूं। मैंने आज पेपर डाउनलोड किए थे ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या जो कुछ हमने पढ़ा उसमें से कुछ आता भी है कि हम बस सर वैसे ही पढ़ते प्लीज एक चले। दफा टॉपिक रिवाइज कर दें। सुने सर पहले वो मैं क्या पेपर्स हमारे साथ शेयर करते हैं सर ग्रुप में गैलेक्सी, कंपैरेटिव। सुनो कौन बोल कौन रहा है? सारा बोल रही है कि गैलेक्सी बोल रही है? सर मैं अब अच्छा, गैलेक्सी नहीं हूँ, मैंने अपना नाम रख लिया जो मेरा नाम है हिफ्जिबा। अभी तो वो सर मेरे मैं लिए कह रही हूँ कि वो पेपर्स हमारे साथ भी शेयर कर दें सर कंपैरेटिव स्टडीज के। शेयर कर दूं? यस सर, हमें भी शेयर कर दें। उसमें ग्रुप में? यस सर, ग्रुप में कर ग्रुप देना, हम उधर से में ले लेंगे। हाँ, किस में शेयर कर दूं? सर ग्रुप पे कर दें। सर ग्रुप सर में आप जैसे कर दूसरे दें। नोट्स सेंड करते हैं ना, तो इनकी भी स्नैप्स लेकर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा चलो, ये जो है ना अभी मेरे सामने 2018 का जो है ना पेपर है। ये सिर्फ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं इसमें सवाल आता है कि नहीं। जस्ट टू कंफर्म कि ये जो हमने पढ़ रहे हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से सवाल आते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, ये 2000, एक मिनट मैं पहले तरतीब से इनको लिख रख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। कितने मिनट वेट करना है? 1 मिनट। चलें जी, अभी ओनली ये फॉर 1। अच्छा जी, अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ तुम। अच्छा, ये सर जो अभी है, मिनट पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा जी, ये देखें, मैं पहले 2019 का पेपर देखता हूँ, फिर 18 का देखूंगा, फिर 17 का देखूंगा। और मैंने ये बताना ये है आपको कि इन तीनों पेपर में जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो 19 का है ना, पिछले साल का जो पेपर है, इसमें जो सवाल आया हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ईसाईयत में यानी क्रिश्चियनिटी में 5 मुतफ़िका अकायद, 5 फंडामेंटल फेथ्स की तफसील बयान करें। तो मैंने आपको बताया था हमारे फेथ क्या है, वो जो अभी पिछले टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, फेथ ऑफ क्रिश्चियनिटी। यस सर। क्या थे? सर याद है। ट्रिनिटी पे ईमान रखना, जीसस की क्रूसिफिकेशन पे रखना, रेजरेक्शन पे रखना, फिर क्या था उसकी जो है बपतिस्मे पे, आखिरत पे, हमारा बपतिस्मे पे। हाँ, बैप्टिज्म पे। तो ये सारा आपने डिटेल लिखना है कि आपने पढ़ा हुआ है। तो ये देखें, ये सवाल आया हुआ है इसमें, ये 20 नंबर का सर इन सवाल है। डिटेल लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर या 2 और 3 लाइंस का? 20 मार्क्स का डिटेल में लिख 20 मार्क्स लेने हैं तो मार्क्स के कैसे मुताबिक लेंगे? लिखे ना, जितने 2 मार्क्स and होंगे 3 लाइंस। सर जी गौर करें, 2 और 3 लाइनों के लिए 20 नंबर दाव पे लगा रहे हैं।
पांच पूछे हैं ना, तो पांच के हिसाब से अगर पांच नंबर भी एक देंगे तो हो जाएगा ना 20 मार्क्स। सर लगता है आज भी आपको कोई स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कर ले, टाइम कम है। नहीं आज नहीं कोई स्टोरी, आज टाइम। अच्छा सुने, ये जो है ना, ये 20 नंबर का सवाल है, तो इसलिए आपने काफी सर ये चैट वालों को पहले मना करें, ये चैट बॉक्स में चैट करते जाते हैं, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। यार आप सर चैट लेस पे पे ना झगड़ा कर रहे हैं। लेक्चर पे ध्यान दें। अच्छा जी, ये 2018 का पेपर देखें, इसमें जो बता सवाल दें आप जरा कितने पेजेस का लिखना है। दो तीन अच्छा लाइनों का कह रही हूँ। अच्छा सुने बेटा, ये जो है सवाल नंबर जो है ना दूसरा, ये पेपर 2018 की बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जीसस ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई कीदे में मरकजी हैसियत हासिल है, इसकी अहमियत और इब्तदाई इर्तिका मुख्तसर बयान करें, और इस ज़मन में असर हाज़िर में हज़रत ईसा की तारीखी हैसियत पर बहस करें। इसका मतलब क्या है? Person of a Jesus Christ is the central in Christian faith. Elaborate its significance with brief early development and highlight the modern debate of the historical quest of Jesus in this regard. इसका मतलब है कि आपने यीशु मसीह की पहले तो अहमियत बतानी है क्रिश्चियनिटी में कि उसकी क्या अहमियत है, ठीक है, और फिर आपने बताना है कि अर्ली एज में उनके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, कौन कौन से इंसिडेंट हुए, और फिर अभी जो है उसकी क्या हैसियत है, अभी हम उसको किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, अभी हमारे उसके बारे में क्या अकायद हैं। ये आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अच्छा जी, अभी जो है ये 2017 का मेरे सामने पेपर आ गया है। दो पेपर मैंने 19 का आपको बताया और 18 का बताया, अभी 17 का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये है जो आज हमने करना है, वो आज ये सवाल इसमें आया हुआ है, जो आज हमने करना है वो क्या है सर? कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। अच्छा जी, कर लेते हैं। जो आज हमने करना है ना क्वेश्चन, वो इसमें आया हुआ है। वो क्या क्वेश्चन है? Write an introductory note on Catholic and Protestant. Also compare their concepts and beliefs. आपने प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स जो हैं इनके ये भी लिखना है कि इनका वजूद कैसे आया, कल मैंने बताया था ब्रीफली, और फिर हमने इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको कंपेयर करना है। तो आज मैंने कंपेयर ही करना है, आज हमने उनके कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना है और जल्दी से करना है, ठीक है। चले, मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी पी लूं। सर थोड़ा नहीं, ज्यादा पिए सर। अच्छा जी, शुक्रिया, आपने इजाजत दे दी मुझे पानी पीने की। हेलो सर। जी सर बात सुनिए। सर मैं कह रही थी कि ये जो बुक है मज़ाहिब आलम का तकाबली मुतालिया, इसकी जो बैक साइड पे कंपनी का नेम है ना, वो जरा बता दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कंपनी का नेम बताइए, वो लेनी है ना, तो इस वजह से। सर ये बुक तो मिली नहीं, मैं गया था चेक करने। वो कह रहे हैं मतलब कंपनी का नेम। सुने, ये जरूरी नहीं कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप ही लें। आप कोई भी कंपैरेटिव स्टडीज की आपको बुक मिलती है, यू कैन बाय, ठीक है। पब्लिशर का नेम पूछ रही है शायद। कोई कंडीशन नहीं होती, सर सेम होता है, कोई भी बुक पकड़ेंगे सिलेबस सेम ही होगा। मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि इसमें सीएसएस में कभी भी कोई बात ऑथेंटिक ना समझे कि ये बुक आप सर ने बता दी है तो सारा कुछ इसी में आना है, नेवर, ठीक है। अच्छा चले अभी सर, बातें इसका तो बता दें। हाँ अब मैंने तो ये कह दिया। अच्छा चलो, ये जो है ना, ये मिलेगी आपको। एक तो है मज़ाहिब आलम का तकाबली मुतालिया, प्रोफेसर सैयद तकीर महमूद है। जी ये पता। और ये सर ये इल्मी वालों की है सर जी, उर्दू बाजार से मिल जाएगी इजीली, इल्मी बुक शॉप से। इल्मी वालों से बड़ी इजी, मैंने भी इल्मी वालों से ली थी लाहौर में। अगर आप हैं तो इल्मी वालों के पास बड़ी इजीली उर्दू बाजार में शॉप है इल्मी वालों की, वहां से मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, अभी हमने क्या करना है, कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया था कि कैथलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं
ये कैसे वजूद में आए। और मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है ना, जब जो है इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गए थे, कुछ जब जो है ना रोमी सल्तनत जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी ना, एक मशरकी और मगरबी, मैंने आपको बताया था। तो जो मगरबी वाले थे उनका जो सेंटर बना था वो रोम बन गया था, मैंने कल बताया था आपको। और जो मशरकी थे उन्होंने पहले कस्टंटेनिया को बना लिया था अपना उसको जो है दारुल खुलाफा या कैपिटल आप कह सकते हैं। तो रोम वालों ने तो फिर मैंने आपको बताया था एक पूरा सिलसिला बना लिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर ली कि उन्होंने पूरी जो चर्चेस को मैनेज किया, फिर प्रीस्ट बनाए, फिर बिशप्स बनाए, और फिर वो जो है ना बिशप्स ने आपस में सिलेक्ट करके फिर पोप बना दिया, जो अभी तक सस्टेन्ड है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन वैसे की वैसे चल रही है, ठीक है। लेकिन जो मशरक वाले थे, इन्होंने उनको पहले तो उनसे वो 10वीं सदी में बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे उनसे, क्योंकि इनके थोड़े थोड़े आपस में इख्तिलाफ थे। लेकिन जो मशरक वाले थे इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इन्होंने जो है अपने चर्चेस को डेवलप किया, लेकिन इनकी ज्यादा बेस ट्रेडिशंस पे नहीं थी, इनकी ज्यादा बेस जो थी वो इस्लामी मुकद्दस पे थी, ठीक है। ये प्रोटेस्टेंट जो है ये जो है ना ये मशरकी इलाकों से नहीं था, ये मगरबी इलाकों से ही था। मैंने आपको बताया था इसका जो बानी था मार्टिन लूथर, मैंने उसके बारे में कल बड़ी डिटेल से बताया था कि वो जर्मन था, और जर्मन जो है ये यूरोपियन कंट्री में आता है, और ये जो थे ना रोम, ये भी यूरोपियन कंट्री में है जो है। तो ये जो तहरीक चली थी प्रोटेस्टेंट की, ये वहां से चली थी, जर्मनी से चली थी, ठीक है। और वहां से ये जो है 16वीं सदी में जब चली तो फिर ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि ये जितनी बाकी थे ना मुल्क, उनमें जो है एक लंबी लिस्ट है। मसलन उसमें जर्मनी है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा साथ दिया था इसका। उसके बाद जो है डेनमार्क है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, इटली, जर्मनी, यूरोप सारा तकरीबन आ गया। उन्होंने जो है इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, ठीक है। तो जो है ना उसके बाद जो है ये प्रोटेस्टेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये बन गई थी। आज मैंने इस पे ज्यादा बात नहीं करनी, आज मैंने सिर्फ ये बताना है कि हाँ इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कंपैरिजन क्या है, ठीक है। रोमन कैथोलिक का अतकाद क्या था, वो ये कहते थे कि खुदा ने जो कुछ भी अपनी मंशा से बाइबल में ज़ाहिर किया है वो तो बाइबल में बता दिया, लेकिन उसका अजहार और उसका अबलाग यानी उसकी कम्युनिकेशन जो है वो कलीसिया के सुपुर्द कर दी है। और जो कलीसिया में भी जो खादम है ना, खासकर जो फादर हैं और जो बिशप्स हैं, वो उनको सिर्फ ये इख्तियार है कि वो बाइबल को पढ़े और बाइबल को लोगों तक पहुंचाएं। और लोग जो हैं वो कल भी मैंने बताया था कि वो लोग इनके पास आके अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर ये उनके गुनाहों को मुआफ करें, ठीक है। और इनके जो फादर के बारे में या बिशप्स के बारे में कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता, मतलब नोबडी कैन कमेंट एनी काइंड ऑफ कमेंट, ठीक है। और इसके अलावा इनका ये भी अकीदा हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज कट गई आपकी। सर आपका माइक ऑफ हो गया, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, अभी आ रही है। अच्छा सुने, फिर टाइम थोड़ा है, अभी जल्दी से सुने। ये जो है ना इन्होंने क्या किया था कि ये मुकद्दसा मरियम जो है उसको अभी तक भी कहते हैं कि ये खुदा की माँ ठहरा के उसकी प्रस्तश करते थे, ठीक है। और अभी भी करते हैं, अभी भी आई हैव सीन समवेयर कि अभी भी उसके जो स्टैचूज बना के, उसके जो बुत बना के, तो उसके जो है उसकी प्रस्तश भी करते हैं और उसके मुजस्मे भी बनाते हैं और उनसे दुआएं भी करते हैं। इसी तरह से जो कैथलिक्स हैं वो न सिर्फ मुकद्दसा मरियम के स्टैचूज बनाते हैं, उनके बुत बनाते हैं, बल्कि ये जो शागिर्द हैं यीशु मसीह के, उनके भी आप देखेंगे तो चर्चेस में जाएं, अगर कैथोलिक चर्च में जाएं तो वहाँ पे उनके मुजस्मे जो है वो बने होते हैं और फिर वो जो है और बहुत सारी रस्में हैं जो है वो ये करते हैं। तो यस सर, पतरस का बनाया था।
हाँ जी, मैं ये पतरस का भी और भी बहुत सारे शागिर्दों का आई हैव सीन सम इन सम चर्चेस स्पेशली इन अनारकली कि उन्होंने काफी सारे वो बनाए हुए हैं उनके जो है ना। सर ये कैथोलिकिज्म बनाते हैं कि प्रोटेस्ट? नहीं ये कैथोलिक वाले बनाते हैं। कैथोलिक वाले बनाते हैं जी, ठीक है। जी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कभी भी ना कैथोलिक को बुरा कहता हूँ, कैथोलिक मसीही हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ सर ये स्टैचू बनाने में सर ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, तो सर कल्चरल इफेक्ट होगा फिर। हाँ, ये मैं यही बात उस टाइम के जो लोग स्टैचू बनाते सर वहां से अडॉप्ट किया होगा। हाँ, ये रोमन्स जो थे ना, इन्होंने असल में ना उस वक्त वहां पे जो कल्चर था वो बुतों के पूजने का, कोई देवी बना ली दिस एंड दैट, इन्होंने उस कल्चर को, कल भी मैंने बताया था जैसे हम कल्चरल बहुत सारी चीजें कर जाते हैं तो हम उसमें मजहब को पीछे रख जाते हैं, तो कुछ करनी भी पड़ती है हमें कल्चरली करना। तो इसी तरह स्लोली फिर वो इंसान के बिलीव्स बन जाते हैं। हाँ, तो वो जो है ना उन्होंने असल में बहुत सारी चीजें वहाँ अपने एनवायरनमेंट से कल्चरली, ठीक है। सर आप लोग मैंने जो हिस्ट्री में देखा है ना। हेलो जी बेटा। सर मैं बताने लगी थी, जो मैंने हिस्ट्री में देखा है ना सर, वो ये था कि पहले लोग जो थे वो हिस्ट्री की हो गया, और सर ये भैंसों की, सूरज वगैरह की पूजा करते थे, तो शागिर्दों ने उन्हें जो था ना एक तरह से हटा के ना, और उन्होंने कहा था चलिए आप जो है ना मकद्सा मरियम का बना लेंगे, यीशु मसीह का बना लेंगे, तो फिर उन्होंने मकद्सा मरियम का जो है ना बुत बना के तब से उसे सजदा करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब हिस्ट्री में ये आप खुद भी, लेकिन शागिर्दों ने कोई भी बुत नहीं बनाया। आप बाइबल पूरी रीड कर ले, किसी भी शागिर्द ने कोई स्टैचू मुकद्दस सबको म्यूट ही कर दें। बाइबल नहीं कहा मैंने, कहा प्लीज। बाइबल नहीं कहा, हिस्ट्री का। सर इनको म्यूट। बात सुने बच्चों, अनिल संधू साहब मुझे कह रहे हैं कि आप म्यूट कर दे सबको, तो ये सर म्यूट करें सर। पढ़ाएं, ये नहीं बोलेंगे फिर ये आपस में लड़ते रहेंगे, आप म्यूट। डिफरेंस देखें, अभी मैंने सिमिलरिटीज बतानी है। नंबर 1 जो है इनमें डिफरेंस, ये आप, ये भी सवाल आया हुआ है 2017 में, तो आपने इसको कंपैरिजन लिखना है। नंबर 1 क्या है इनमें डिफरेंसेस, सुन ले जल्दी जल्दी, टाइम हमारा बस 5 मिनट रह गया। नंबर 1 ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इनको समझाएं कि बाइबल लफ्ज नहीं होता, बाइबल मुकद्दस होता है। मैंने बाइबल ही बोला बेटा। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइबल। नहीं बाकी स्टूडेंट्स जो है वो बोल रहे बाइबल। कोई बात नहीं, तुम सुनो। अच्छा नहीं बात होती है आपको अच्छा बच्चों सुनो, अभी पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता, समटाइम लैंग्वेज का भी असर म्यूट कर दिया करें अपने लेक्चर में इनको। सर तो कीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तो कीर साहब की भी सुने पहले मेरी सुने। नंबर 1 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइबल। बाइबल जो है वो प्रोटेस्टेंट जो है उनके पास 66 बुक्स हैं, और जो वो हैं कैथलिक्स जो हैं वो 66 के अलावा कुछ और बुक्स भी ऐड है उनमें, वो तकरीबन कोई 72 बुक्स जो हैं उनको वो उन पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। उसमें जो है बाइबल में, बाइबल के टीचिंग के अलावा वो उसमें काफी सारी इन दोनों की बाइबल भी अलग अलग है सर, दोनों से नहीं 66 बुक्स सेम है, ठीक है, 66 बुक्स सेम है, लेकिन जो 6 बुक्स है ना उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वो 6 बुक्स प्रोटेस्टेंट तो उनको मानते ही नहीं, लेकिन वो जो है कैथलिक्स जो है वो उनको मानते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो कैथलिक्स है ये जो है ये वो जो है ना, एक्सक्यूज मी सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी किताबें हैं जो कि प्रोटेस्टेंट में है, सॉरी कैथलिक्स में है, प्रोटेस्टेंट में नहीं है? वो अगर आप कहते हैं तो मेरे पास कैथलिक बाइबल है, मैं भेज दूंगा, प्लीज क्लास में डिस्टर्ब ना करें। नहीं ऐसा नहीं आ सकता बेटा, प्लीज सुने। ये जो है ना आपको सवाल कंपैरिजन का आना है कि कंपैरिजन करें प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स के बिलीव का, तो आपने इस तरह से करना है। दूसरा जो है ना, कैथलिक्स जो है ये कंसिडर करते हैं कि पोप जो है ना, ये जो हमारे सेंट पीटर थे ना, क्योंकि ये वहां पे रोम में ये सबसे पहले गए थे,
और ये समझते हैं कि पोप जो है ना ये उनके सक्सेसर हैं। सक्सेसर से मुराद ये है कि ये उसकी जगह पे सेंट पीटर की जगह पे ये आए हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है ना ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि कोई सक्सेसर नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा इनमें ये है कि दे बिलीव इन चेन अपोस्टोलिक सक्सेशंस। कौन? कैथोलिक्स जो है, ये इनके सबसे पहले पोप होता है, फिर वो जो है बिशप्स होते हैं, फिर बिशप्स के नीचे फादर होते हैं, फिर फादर के नीचे वो जो है डीकन्स होते हैं। तो इनका एक सिस्टम जो है ना वो इस तरह से है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ जो प्रोटेस्टेंट है ये इनका भी ऑर्गेनाइजेशन तो है इनकी भी, लेकिन इनका इतना लंबा नहीं है सिस्टम। इनके जो प्रीस्ट है और उसके ऊपर एक बिशप्स है बस। उसके बाद जो है रजिस्टर्ड नहीं है ज्यादातर है। हाँ जी सर ज्यादातर रजिस्टर्ड नहीं है प्रोटेस्टेंट। सिस्टम तो फिर प्रोटेस्टेंट रजिस्टर्ड है सर दोनों का नहीं रजिस्टर्ड तो सारे ये सुने, इनकी लंबी चेन नहीं है ना, ये कैथोलिक्स की तो बहुत लंबी चेन है ना, इनकी लंबी सर चेन चंदा इकट्ठा करते हैं ज्यादातर है। चंदा इकट्ठा सुने, नो कमेंट। कैथलिक वाले ज्यादा खाते हैं। वेरी बैड दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड के चंदा इकट्ठा करते हैं वो ये आप लोग बेहुरमती कर। नहीं, नो कमेंट्स प्लीज। अच्छा दोनों तो भाई क्लास में ऐसी बातें ना कर। नहीं बेटा, हमें दोनों बातें करने वाली थोड़ी ना है। प्लीज डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सबको अच्छा You are supposed to respect everyone. No right to comment on others. अच्छा सर इसलिए तो कहते हैं हम म्यूट कर दिए प्लीज इनको बताएं कि जो भी नेक्स्ट इस तरह की बात करेगा उसको आउट कर दिया जाएगा। हेलो। अच्छा दे कंसीडर, ये जो है ना कैथलिक्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपने पादरी बनना है यानी फादर बनना है तो या आपने इसमें आना है तो यू नीड नॉट टू बी मैरिड, यानी आप शादी नहीं करेंगे। फादर बनने के लिए बिशप शादी नहीं करनी। लेकिन प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि आप बिशप बन सकते हैं, आप पादरी बन सकते हैं शादी करके भी। ये भी डिफरेंस है। उसके बाद जो है ओनली कैथलिक बिलीव्स that they can participate in Holy Communion, Eucharist. नॉन कैथलिक जो हैं वो नहीं उसमें जा सकते। ठीक है, वो कहते हैं कि जो नॉन कैथलिक है ना वो नहीं होता। तो नहीं है सर, ये इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। सर 5 पॉइंट ये है कि कैथलिक कहते हैं कि जो नॉन कैथलिक है ना वो होली कम्युनियन में हिस्सा नहीं ले सकता। प्रोटेस्टेंट ऐसे नहीं कहते। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि जिसने भी बपतिस्मा लिया हुआ है और उसकी कंफर्मेशन हो गई है वो होली कम्युनियन में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो कैथलिक्स हैं ये काफी सारे जो है इनकी जो है वो राइट्स है, इनके काफी सारे रस्म रिवाज हैं। ठीक है, तो ये उन पे बिलीव रखते हैं, जबकि जो प्रोटेस्टेंट है ना ये सिर्फ 2 सैक्रामेंट्स पे बिलीव करते हैं। ये जो है ना कैथलिक्स इनकी 7 सैक्रामेंट्स है, जबकि जो प्रोटेस्टेंट है ना ये आम तौर पे 2 बैप्टिज्म एंड होली कम्युनियन। हाँ, बैप्टिज्म एंड होली कम्युनियन को मानते हैं, लेकिन शादी को भी हम जो है ना वो सैक्रामेंट्स में कंसीडर। हाँ जी, वो भी सैक्रामेंट हम कंसीडर करते हैं, लेकिन आम तौर पे हम 2 कंसीडर करते हैं, एक बैप्टिज्म और दूसरा होली कम्युनियन। लेकिन जो है ना कैथलिक्स इनकी 7 सैक्रामेंट्स है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 8वां पॉइंट ये है कि बपतिस्मा, इस्तिकाम, 5 शराकत, 7 है इसमें। अच्छा जी सुने, उसमें जो है ना लिसन, बस 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से सुन ले। जो कैथलिक्स है ना वो मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ कहते हैं और उनके बुत भी बनाते हैं और उनको जो है वो पूजते भी हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट ऐसी कोई बात नहीं मानते। प्रोटेस्टेंट जो है लिसन, ये जो रसूलों के भी बुत बनाते हैं और उनकी तस्वीरें भी बनाते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट ना तो तस्वीरों पे बिलीव करते हैं ना उनके बुत बनाने पे वो जो है ना करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको बता दिया था कि कैथलिक्स कहते हैं कि अगर आपने पादरी बनना है और या आपने बिशप बनना है तो आपने शादी नहीं करनी। लेकिन कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि नहीं, आप शादी करके भी पादरी बन सकते हैं। उसके अलावा ये कैथलिक्स जो है ये रोजरी वगैरह पढ़ते हैं,
जबकि प्रोटेस्टेंट जो है वो किसी रोजरी पे पढ़ने पे कोई बिलीव नहीं रखते। तो ये है इनके जो है तकरीबन कोई 12 पॉइंट्स हैं जो है ना इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं। कल मैं आपको बताऊंगा सर ये रोजरी किस पर्पस के लिए पढ़ी जाती है? ये तो सर एक क्वेश्चन है सर, वो अभी सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी के लिए। सर मैंने पूछना था, अगर हमारे पास जब वो आते हैं सैक्रामेंट्स में आता है, जब एक मेजर क्वेश्चन आएगा तो हम कैथोलिक के और इसके प्रोटेस्टेंट्स के इकट्ठे लिखेंगे, लेकिन जब हमारे पास कंपैरिजन में आएगा तो हम इनके दो कर देंगे मेंशन, और कैथोलिक के बाद मतलब मेजर 2 और एक एक्स्ट्रा 3 और कैथोलिक के डिफरेंट, ऐसे ही है? बात सुनो, सवाल दो तरह से है। अभी मैंने आपको 2017 में जो सवाल आया था मैंने आपको बताया है, वो था कंपैरिजन बिटवीन आइडियाज ऑफ द प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। जी सर। और पॉसिबल है आप 20 में आपको सवाल ये आ जाए कि राइट डाउन द बिलीव्स इन विच कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट बोथ हैव बिलीव इन कॉमन। ठीक है, कॉमन बिलीव दोनों के जो है, प्रोटेस्टेंट के भी और कैथोलिक्स के भी। हाँ। ठीक है, जो मेजर बिलीव्स है ना उनपे दोनों के सेम, इसलिए मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो मेजर बिलीव्स है ना उनपे दोनों सेम है। वो कल मैं बताऊंगा सर कि जो कॉमन बिलीव्स हैं वो कौन से हैं, कैथोलिक्स। और ये भी नहीं सर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था ना कि उस अभी नहीं पढ़ा हमने कि कॉमन बिलीव्स कौन से हैं, ये कल पढ़ेंगे कि कॉमन बिलीव्स कौन से हैं। अभी आज कंपैरेटिव पढ़ा है। आज हमने पढ़े थे डॉक्ट्राइन पढ़े थे सर, हमने डॉक्ट्राइन पढ़े थे। ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सर आपकी अरुण साहब आ रहे हैं, क्लास का टाइम ओवर हो गया, काइंडली क्लियर कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। सर डॉक्ट्राइन पढ़े थे, तो जो डॉक्ट्राइन में थे उसमें हम लोगों ने सारे सैक्रामेंट्स जो है वो इकट्ठे करके पढ़े थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि जब हमारे पास कंपैरिजन आएगा तो हम डिफरेंट करेंगे। मैंने अभी बताया है, दो तरह से सवाल इसके बारे में आ सकता है। एक सवाल आ सकता है कि राइट डाउन द कॉमन बिलीव्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड, एक तो ये आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस आइडिया, डिफरेंस इन द आइडियाज ऑफ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। और डिफरेंस जो मैंने बता दिए हैं कॉमन बिलीव्स में आपको बताऊंगा। ठीक है सर, मेरा रेफरेंस इनटू कॉन्टेक्स्ट विद डॉक्ट्राइन के बारे में था कि डॉक्ट्राइन्स तो हमारे सेम है ना, तो उसमें हम ये सब कुछ, हाँ, तो उसमें जो है वो बैप्टिज्म और ये सब कुछ हम इकट्ठा लिख देते हैं। बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपसे वो कहें कि इनके जो कॉमन साहब आ गए क्लास में। अच्छा बस एक मिनट चाहिए। अगर सेम डॉक्यूमेंट्स के सर वन क्वेश्चन मोर। नहीं, नो क्वेश्चन सर, हरून आ गए हैं, तुम तो मुझे चैट में लिख के भेज देना, मैं जवाब दे दूंगा। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टेक केयर। ओके, गॉड ब्लेस टेक केयर सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। स्टे सेफ सर। टी ब्रेक होगी। समन, ये जो सारे सवाल पे सवाल किए जा रहे थे ना, अब मैं देखता हूँ कौन बोले। समन अब Who is asking for someone? ये नहीं पता कि एक बंदे ने एक सवाल कुछ लोग तो बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन कर रहे होते हैं जैसे ना वो आज ही Guys, please stop talking. Assalamu alaikum, dear students, to all of you. I hope so all of you are fine, doing well, preparing well. And how is the weather on your side?
वालेकुम अस्सलाम नबील, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। आज दो टॉपिक कवर करने हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड दे आर पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स सिलेबस। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ जी हरिसन, हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, बट टाइम एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है आजकल, बट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले लिखे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने प्रोजेक्ट किए थे दुनिया से गुर्बत, कसम पुरसी और डिफरेंट चैलेंजेस को खत्म करने के लिए। ये 8 थे। पहला गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। अभी मैंने स्क्रीन शो की ही नहीं है, नई स्लाइड्स नहीं है, जरूरत भी नहीं है स्लाइड्स। दूसरा था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टॉपिक है। वो देखते हैं, वो भी देखते हैं। दूसरा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अगला है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। चौथा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। पांचवा है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। उससे अगला है कॉम्बैट एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। पाकिस्तान में भी देखो डेंगू, मलेरिया और ये डिजीजें बार बार इरप्ट होती रहती हैं, बड़ा मेन चैलेंज है। फिर है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, शो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट को हमने सस्टेनेबल रखना है। अगर एनवायरनमेंट डिटीरियोरेट होगा, खराब होगा, तो फिर लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगी। तो ओप्पो 8 3 मैं क्या करूं अगर जा रही है तो वो मैंने आके ठीक करनी है।
और आखिरी है जी डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप। फॉर डेवलपमेंट। तो ये 8 पॉइंट थे आपके किसके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। यार कितनी दफा बोला है मैं विश कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ रहे हैं। मिलेनियम का मतलब होता है सेंचुरी। ये यूएनओ ने पूरी सेंचुरी के लिए इंट्रोड्यूस करवाए थे, बट इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब इनकी जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए हैं, वो पढ़ते हैं। अच्छा मैं स्क्रीन ऑन करने लगा हूँ। क्लाइमेट से रिलेटेड हमने एक चीज पढ़नी है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। ओप्पो मैं वीडियो ऑन नहीं करता, आपने पता होना चाहिए आपको। मुझे बताएं कोई चैट में लिख के स्क्रीन विजिबल है आपको? इज दिस स्क्रीन विजिबल टू यू पीपल? ओके ओके। देन सी देखिए जी, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की उसने बात की है। तो क्या बात कर रहा है ये लिख लें। सबसे पहले अल्पाइन ग्लेशियर्स वाला पॉइंट लिखें, जिसको मैंने जूम किया स्क्रीन पर। वो कहता है 36 ईयर्स हो गए हैं जो अल्पाइन ग्लेशियर्स है वो श्रिंक कर रहे हैं। देन जो स्पीशीज हैं वो कह रहा है जो अफेक्ट हो रही हैं दुनिया में 8688 टोटल स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड है। उसमें से 90% वो हैं जो क्लाइमेट से थ्रेटेंड है। स्पीशीज अफेक्टेड। देन सी लेवल राइज हो रहा है। वो कह रहा है कि +3.3 mm पर ईयर राइज जो है वो नोटिस में आ रहा है। ठीक है जी, बस यही लिख लें, आगे वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें याद रहनी है पेपर में। 3.3 mm पर ईयर जो है वो सी लेवल जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। मैं ये ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ आपको। देन ऊपर उसने लिखा है आर्कटिक आइस लॉस और नीचे उसने लिखा है अंटार्कटिक आइस लॉस। ऊपर आपको पता है आर्कटिक क्वेश्चन है रशिया के करीब, नीचे जो है वो बर्रे आजम अंटार्कटिका है। ठीक है जी। और उसकी कितनी आइस शीट लॉस हो चुकी है, 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 2016 में लेस रिकॉर्ड की गई। 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर लेस इन समर 2016। बस यही लिख लें। देन वो आगे बात करता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा मैटर की एफएससी। तो जो कोरल रीफ्स होते हैं इनकी जो डिटीरियोरेशन है उसको कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग BLEACHING। कोरल रीफ्स होते हैं ये मरीन इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा फाइलम जो है वो पोरिफेरा और इस तरह की चीजें ये ज्वाइंट होकर इस तरह की चीजें बनाते हैं, जिसमें फिर फिशेस, सी गर्ल्स, सी हॉर्सेस और टर्टल्स और इस तरह की चीजें आके पनाह लेती हैं। तो ये मैरीन इकोसिस्टम का पार्ट है। तो वो कह रहा है कि ये भी जो है वर्स्ट एवर ब्लीचिंग रिकॉर्ड की जा रही है। 2016 और 17 में कंसेक्टिवली 2 ईयर्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया कि ये बहुत खतरनाक हद तक खराब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देन एक्सट्रीम वेदर साउथ ईस्ट एशिया। वो कह रहा है कि जो टाइफोन्स हैं, जो टोर्नेडोज वगैरह हैं, ये पिछले 37 साल में 12 से 15% इनके इंसिडेंस में इजाफा हो। देन उसने एबनॉर्मल टेम्परेचर्स की बात की है। वो कहता है 6 to 7% हायर इन 2016 इन सर्टेन रीजन्स। ठीक है जी।
कुछ रीजन्स में 6 से 7 डिग्री ज्यादा इनमें इजाफा देखा गया। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो CO2 है वो 400 ppm से ऊपर जा चुकी है और मीथेन जो है उसमें भी बूम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो नीचे लिखा तो हुआ वर्ड उसके आपके पढ़ा नहीं है आपने? WHO। यार इसके हाँ जी बिल्कुल आपने उसी में कोट करना है इन चीजों को। इसमें वो शेयर नहीं हो रही ये चलें आपने नोट तो कर ही लिया होगा। आई कांट शेयर राइट नाउ हियर। ये स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप ले सकते हैं तो इसका यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। आई कैन मोर जूम इट आउट। ये अच्छा इन्फोग्राफ है। सोर्स इसका जो है वो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ले लें जी, इसका आपने ले लिया होगा आई थिंक से। तो ये जी आज हमने हम फर्दर ऑन भी इसको टच देंगे। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोना की वजह से इसमें मजीद डायमेंशंस आ गई हैं। तो ये 6 to 7 बैचेस में कंप्लीट हो जाएगा। हम ये किया करेंगे रोजाना के टॉपिक के साथ इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट कर लिया करेंगे। तो भाई नहीं शो किया, बंद कर दिया, बताया तो है। लकीर के फकीर हो तुम लोग सब के सब, किसी को कोई अटेंशन नहीं है। कोई तो वैसे ही इधर बस टाइम पास करने आता है, कोई वैसे ही उसको अपनी टेंशन है, अपने उसके वो है वो एगनीज है वही नहीं खत्म होती। जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता चला जा रहा है। किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी का नेट कनेक्शन खराब है। भाई ये आपके जो डोमेस्टिक चोर हैं ये हमने ये एडमिन ने आके थोड़े करने हैं। हाँ जी उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पास्ट में, बट आपको नहीं आएगा ये, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड एक ओल्ड टॉपिक हो चुका है। आपको करंट अफेयर्स में वो टॉपिक आएंगे जो ज्यादा रिसेंट है, ठीक है, जो इस साल डेवलपमेंट्स हुई है। ओके जी अभी लिखे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब चैट बॉक्स में एक दफा अपनी ये कारस्तानियां बंद करो। आई विल कम टू यू पीपल लेटर ऑन। पहला सस्टेनेबल गोल था एंड पॉवर्टी। दूसरा सस्टेनेबल गोल था जीरो हंगर, दुनिया से भूख का खात्मा करना। तीसरा था प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग।
उससे अगला था क्वालिटी एजुकेशन। सिंपल पॉइंट्स हैं बिल्कुल। उसके बाद था जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी। उससे अगला था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेसिबल बनाएंगे सब लोगों के लिए। उसके बाद था अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। यार ये इंफोग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ऐसे ही बना के आ जाना पेपर में, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। ऐसे में आए तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर देना, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में तो इस तरह का कोई फ्लोट चार्ट भी दरमियान में बनाने की कोशिश करना, इट्स अप टू यू। उसके बाद था डिसेंट ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद था इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। इनोवेशन को प्रमोट करना है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना दुनिया का। ठीक है जी। उसके बाद था इनइक्वालिटीज को कम करना है। बेशक वो जेंडर इनइक्वालिटीज हो, इनकम इनइक्वालिटीज हो, ठीक है, रिसोर्स इनइक्वालिटीज हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो, सोशो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हो, उनको कम करना है। देन था सस्टेनेबल cities and communities। कि हमारे जो सिटीज हैं हमारे और कम्युनिटीज हैं, उनको हम सस्टेनेबल बनाएंगे। कोई बंदा कमेंट में बता सकता व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनीवन? जिसको कंफर्म हो वही बताए, तुक्का कोई ना लगाए। एनीवन हु नोज दैट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मेरी तरफ से ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम और हर, जो ये बता दे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। मैं भी शायद मैं उसे रिवॉर्ड भी कर दूं। मैंने कहा था तुक्का नहीं लगाना, अगर पता है कंफर्म है तो फिर ही बताना है। अब ये तुक्के वाली आवाम देखो, टू बैलेंस एंड टू अपग्रेड द वर्ल्ड, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? आगे जनाब हैरिसन साहब की सुन लें, टू यूज रिसोर्सेज विदाउट एक्सेसिव यूज। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए की जाए, जो आप ये माइंड में रख कर करें कि विद दिस यू विल हेल्प दी अपकमिंग एंड फ्यूचर जनरेशंस। You won't leave any loopholes and pratfalls in your strategies, in your approaches, your plans and policies. Each and everything will be ready for the upcoming people. हाँ जी, ये कुछ लोगों ने ठीक लिखा, ग्रेस ने ठीक लिखा है। उसके बाद अगले साहब ने भी ठीक लिखा है। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अच्छी नकल की है गूगल से। ग्रेस साहब ने भी एक ही बात लिखी है, उससे अगले साहब ने भी एक ही बात लिखी है। ठीक है, गूगल अच्छा कर लेते हो आप। इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि आप लोग लिखते हैं तो मैं फौरन क्लिक कर जाता हूं कि आप खुद अपने माइंड से बात कर रहे हो या गूगल से कॉपी करके रख रहे हो। उसके बाद अगला पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन। कि आपको क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लेना है, आपको ऐसी पॉलिसीज और प्लान्स बनाने हैं
जो क्लाइमेट को बॉल्स्टर करेंगे, इसको स्ट्रेंथन करेंगे। देन गोल इसका जो 14 था, दैट वाज अबाउट लाइफ अंडर वाटर। लाइफ अंडर वाटर कि मेरीन इकोसिस्टम जो है या जो एक्वाटिक लाइफ है उसको हमने प्रिजर्व करना है। देन था लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर लाइफ है उसको प्रॉप अप करना है। ठीक है, आपके जो भी एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको आप अच्छा करोगे। देन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पर इसके ऊपर तो हम आई थिंक देख चुके हैं। पीस के ऊपर भी हमने पढ़ा था कैसे मेंटेन किया जा सकता है। जस्टिस के ऊपर हमने रूल ऑफ लॉ को बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ था। यार अभी तो लेक्चर खत्म हो गया ना, अभी नेक्स्ट क्लास वाले आके ऐड कर लेंगे, हमारा तो टाइम ही ओवर हो गया। अब मैं किसको ऐड करूं, बट आप कहते हैं तो मैंने ऐड कर दिया उन सबको, नो वरीज। तो इसका बच्चों आखिरी गोल जो है वो 17 गोल है, वो ये था कि पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक है, कि पार्टनरशिप आपस में करेंगे। इसमें हम पॉवर्टी, हेल्थ और उन चीजों को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंडस्ट्री को भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को भी पढ़ेंगे, क्लाइमेट कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ते रहेंगे, पीस, जस्टिस और इंस्टीट्यूशन को पढ़ लिया है। तो अगर आप ये गोल्स वगैरह आते हैं तो आप इनको खुद भी एवेल्युएट कर पाओगे। एंड यूसुफ हमें भी नहीं नजर आ रही है, अगर आए तो हमें भी बताइएगा। सुनीता सलामत, बच्चे इसका क्या फायदा होगा अगर आपको पता चल जाए आपके लेक्चर किस चीज का हो रहा है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर हो रहा था, उसके गोल्स हम पढ़ रहे हैं। टाइम से आया करें ना क्लास में, बेशक फर्स्ट डे भी है तो आपका टाइम का पता होना चाहिए। बीच में आते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर आप बाद में बच्चों से पूछ लीजिएगा। आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं कोई कितना कोई सड़ियल किस्म का हूं, बट यू पीपल बिहेव लाइक किड्स, तो इस वजह से जो है वो मैं भी थोड़ा सा बैजर फील करता हूँ। मींस थोड़ा सा मेच्योरिटी लेके आए आप सब जो है वो, माशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो यू नीड टू बी असर्टिव इन योर क्वेश्चन। अभी तक मुझे आई थिंक महीना होने वाला तकरीबन, किसी एक कैंडिडेट ने कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछा। सारे मुझे वो व्हाट्सएप के ऊपर बेजर कर रहे होते हैं, हमें नोट्स दे दें, हमें स्लाइड्स दे दें, हमें फलां दे दें। ठीक है, बड़े शो से बताते होंगे लोगों को हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जब इनका रिजल्ट आएगा फिर इनको पता चलेगा कि हो हम तो ये गलत कर रहे थे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। लेट मी सी इट, मैं अलाउ कर देता हूँ अभी आपको। Okay, Ji, you can turn on your mics and ask anyone anything you can. Excuse me, sir, I have a question. जी जी, excuse me, Excuse बोलें। me, sir. Here, Maham Aftab. Sir, I want to ask you the difference between Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals. क्योंकि सर जिस तरह NGOs ने Millennium Development Goals को reject कर दिया था, criticize कर दिया था, तो इसकी सर basic reason क्या थी इस वजह से? तो kind of थोड़ा सा। Okay, very good question, Iram. Basically, the Millennium Maham Development. Aftab, sir. Okay, Maham. Sorry. Millennium Development Goals were designed with the basic purpose of catering to the requirements of a century, the 21st century. But these were criticized on the grounds that there were lacking many points. The climate thing was massively absent. Instead they, whose mic is on? Kindly tell me, kiska mic on है? So
they were rejected because many important areas were missing in them. There are 17 goals before you of sustainable development goals, and there are 88 goals before you of the millennium development goals. So you can easily compare that the sustainable development goals are far more comprehensive and far more productive than millennium development goals. So in millennium development goals, more or less there was a more focus on health, but the areas like innovation, like your climate and global warming, like marine and land ecosystems, that are highly important for sustaining a very sustainable life on the earth. So that's why sustainable development are far more comprehensive than the millennium development goals. uh, More than Thank you that, so much. there was a unified consensus through the platform of United Nations that we need to have a course correction as soon as possible. Otherwise, these kind of patchy policies won't yield that much results. So that's why they felt the need to reform them, and they bring up the new agenda of sustainable development goals. And you Fine. can easily Thank you. see that there is not a single thing that is left. They have tried their best to address all the problems that the global world is facing. I will be sharing with you people global threat perceptions are global risk report of 2019, and you will see all the threats that the world is facing. They have been cataloged in sustainable development goals. किसी एक बच्चे का मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कोई और जो पूछना चाहे। सर नंबर 16 रिपीट कर दे काइंडली। नंबर 16 बच्चे था पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, बल्कि मैंने तो लिखा भी है यार, मैंने लिखा नहीं है ऊपर, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। Excuse me, sir. Point number. Excuse me, sir. Point number 11 दोबारा बता देंगे? वो नेट कनेक्शन की वजह से मैं कर नहीं पाई इसलिए। Okay. Okay, no problem. Point number 11 was sustainable cities and sustainable communities. What does it mean? It means that we should try to okay यार, एक तो कुछ लोगों को जो है ना वो माइक भी अपने बंद नहीं करने आते, मुझे करने पड़ते हैं। Sustainable communities and sustainable cities mean that we need to reconstruct our communities and cities on a resilient line. We should try to develop our cities in a way that they become resilient to the climatic anomalies. You have seen that whenever there come floods, earthquakes, a lot of our settlements are displaced. Okay, even many of our people, they are inhabited along the embankments of rivers. So whenever the flood comes, they are flooded in that floods. So that results in a massive loss of human and animal and other type of loss that we have to face in the loss of economic perspective. So we need to reconstruct our cities. We need to use green strategies, smart strategies. We need to do more plantation. Okay, we need to make we need to make our population more resilient so that they can face these harsh and inclement weather. Okay. Sir, I have Yeah, they are easily available. Okay, it's the end of my सर session. लास्ट क्वेश्चन सर एक सर क्वेश्चन है सर, जिस तरह हमने कहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर रिजेक्टेड बाय एनजीओज, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में गवर्नमेंट स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है या एनजीओ? बच्चे आपका नाम क्या है? आर यू फ्रॉम सिंध? सारा। नो, आई एम फ्रॉम लंडिकोटर। Okay. Nice to know. It means you are from Khyber Agency. Yes, I'm from Khyber Agency, but now it's Khyber district Khyber. Okay. After Fata merger. Okay. Fata merger, yes sir. This area was previously the hotbed of Lashkar-e-Islam and other type of extremist organization. I think right now the situation is somehow stable. Mangal Bagh and other people. Sir, okay. They are not there now. Okay, student, what the point was raised by Maham was that mainly the non-state actors like NGOs, they objected
the inherent pitfalls in the sustainable development goals. But you said that isn't it the job of the government to implement sustainable development goals? It's not the sole handicraft of any government or non-government organizations. It's the collective job. But you have known that whenever these type of dreamy policies and plans are made, the NGOs and civil societies become ever more active to raise the voice for their proper implementation. So the fact of the matter is that it's the collective job of the NGOs, civil societies, and the government. If the government is lacking in its strategies and implementation, definitely the civil society and NGOs will raise their voice. But it's not the sole prerogative of the government to work on its implementation on these goals. It's the collective job of all the stakeholders. Okay, bache, I have to attend the other session. Time is running short. Stay blessed, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. God bless you, Thank you so much, sir. God bless you. Thank you, sir. God bless you. सर चले गए हैं. अच्छा सर. Leave the group. Hello. Yes. Listen, friends. What is Listen, it? friends. Nadeem साहब. Excuse me. सर नदीम साहब सुन रहे हैं? हेलो. अच्छा माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने ये कहना था जो भी 7-8 पॉइंट आप लिख रहे थे, अगर उसके साथ Excuse me, friends. Listen, friends. Listen. Excuse me. सारे पॉइंट्स लिखे हैं. वहाँ से थोड़ा पीछे जाइए. आपको मिल जाएगा हारून अहमद के नाम से वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं. स्क्रीनशॉट ले लें. जी ठीक हो गया. ये मैं साथ जो लिख रहे थे ना. Excuse me, listen. यस. ये जो हमारे CSS का सिलेबस है, ये 2016 वाला ऑनवर्ड चल रहा है. नो. नहीं, ये रिसेंट आया हुआ है 2019-20 का. लेकिन यार 2020 का हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो न्यू सिलेबस आता है. हाँ तो वो नहीं 19 का आप लोग करो ना. आया हुआ है 19 का आया हुआ है, वो करो क्योंकि 20 में तो आप 19 वाला दोगे ना. ऑफ कोर्स वो नहीं, जो सिलेबस होता है ना नेक्स्ट. एक्सक्यूज मी सनम, हमारी अभी हो जाती है. समन. इट्स समन. Sorry. Someone. ये लास्ट क्लास थी. Hello. हाँ ये लास्ट क्लास थी. Someone, are you listening me? नहीं अभी ये 2016 का ही चल रहा है सिलेबस. समन, अगर अभी न्यू नहीं आया. कर दो, तुम्हारे पास है सिलेबस? हाँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ है. मेरा ख्याल है किसी ने शेयर भी किया हुआ है. एहतिशाम ने या किसी इस तरह से किसी बंदे ने शेयर किया हुआ है, या गौरी करके कोई बंदा है जिसने शेयर किया हुआ है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो विकास गौरी ने भी. लेकिन मेरे पास भी है. आई विल शेयर इट आउट. ओके फाइन. शुक्र है एटलीस्ट बंदा तो कह दिया साथ. नहीं मेरा मतलब वाकई जो बंदा काम करता है वैसी बात तो नहीं है. No, I was just kidding. 14. Okay, friends. Goodbye. Goodbye. हेलो. फॉर्म का. हाँ जी. यार हेलो ना क्या करो, बात बोला करो काम की. फिर वो काम की बात पकड़ के कोई भी जवाब दे सकता है जिसको पता होगा. बस हेलो करते रहते पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है. माइक टेस्ट कर रहे होते हैं यार, वो तो करने दो. Someone you so hyper. नहीं हाइपर. आई एम जस्ट टॉकिंग सो फास्ट सो दैट पीपल कैन लिसन मी. बात करना चाहती है वो. हाँ 2 to 1 बात करें ताकि काम की बात खत्म हो. ताकि It's someone not someone. मुझे आज के टॉपिक्स की समझ नहीं आई. क्या उसमें समझ आने वाली क्या बात है? 2 ही तो बातें थी. एक सस्टेनेबल गोल्स हैं, एक मिलेनियम गोल्स हैं बस. क्लाइमेट चेंज दोनों की समझ नहीं आई. यार मैं बताता हूँ ना, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो हमने अचीव करने हैं वर्ल्ड वाइड, और जो मिलेनियम है वो हो नहीं पाए हमसे, तो वो कैंसिल हो चुके हैं. नहीं मिलेनियम हमने किए हैं. कहाँ सारे किए होते तो यही हालात होते. नहीं ये नहीं मिलेनियम सर ने सारे लिखवाए हैं.
लिखे सारे हैं, वर्ड वाइड अचीव नहीं किए किसी ने। अच्छा हाँ वो नहीं, ऑफ कोर्स कहने का मतलब इम्प्लीमेंट है नहीं ये हुए as a ना। question कैसे यूज होंगे? क्वेश्चन ये एनवायरमेंटल चेंजेस पे जब आप Excuse पूरा me, लिख रहे होगे बात ना तो सुने। 20 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन, तो उसमें ये चीजें ऐड अप कर सकते हैं कि ये गोल्स भी थे वो ऐड नहीं कर पाए हम लोग। मेरी बात सुन ले। वो जो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है, वो जो सर ने दिखाया था एक यूएस वाला, तो उस पेज का अगर किसी ने लिया है स्क्रीनशॉट तो प्लीज मुझे सेंड कर दे। वो मैंने गूगल से लिखे मिल जाएगा, हैं। आप सर्च कर लो। यार ग्रुप में क्या सेंड कर दो लिखकर ना, सर्च तो करूं? नदीम को कीवर्ड्स करो, बता वो दो आप। भी कर देंगे। भाई ये बता दें कि वो एज अ क्वेश्चन कैसे यूज होंगे? क्लाइमेट चेंजेस में। सॉरी क्या कह रहे अच्छा हैं आप, ये कैसे यूज क्लाइमेट, होंगे? मैं कह रही हूँ ये एज अ क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं कैसे क्वेश्चन बन के आएगा? नहीं क्वेश्चन ऐसा होगा, एनवायरमेंटल चेंजेस में जब कोई भी टॉपिक आ गया किसी तरीके, अगर आपको लगा कि ये चीजें आपने पढ़ी हुई है उसमें ऐड कर सकते हो तो ये ऐड करने वाली कर दोगे, क्योंकि सीएसएस में इस तरह कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं होगा, घूम घुमा के पूछेंगे, तो हमें ओवरऑल हर चीज पे नॉलेज होना चाहिए। अच्छा मीन ये सारा नॉलेज होना चाहिए, जितना भी अभी तक हमने किया है करंट अफेयर पाक अफेयर का, ये सारा मिक्सअप ही है। जी जी, इसको आप इंटरलेट करके देखो चीजों को, ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट कर देंगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो ऐसे में आप एक पोर्शन में ये चीज ऐड कर सकते हो कि ये हमारे मिलेनियम गोल्स से जो अचीव नहीं हो पाए थे, अब उसके बाद ये आ गए हैं, ये वाले गोल्स हमने करने हैं, इस पे भी अच्छा अभी वर्क क्लास चल रहा है। जिस बंदे ने भी स्क्रीनशॉट लिए है ना, उस जो सर ने थैंक यू दिखा रहे भाई थे, जी। वो सर नदीम को सेंड कर दें, वो ग्रुप में कर देंगे। एक्सक्यूज मी, कीवर्ड्स बता दे प्लीज। क्या लिखकर सर्च करूं मैं गूगल पे? लिखिएगा उस पे द काउ इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा, मैं शेयर कर देता हूँ सीएसएस एस्पायरेंट्स वाले में है, पूरा स्क्रीनशॉट पड़ा है उसका। अच्छा उसका नाम भी मैं बताता हूँ देख के। एक क्वेश्चन ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके हर कॉलम में एक सब्जेक्ट चूज करना है या आप किसी भी कॉलम में 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो? आप शेयर ही कर दे प्लीज, अगर किसी के पास है तो। जी जी मैं शेयर कर दूंगा सीएसएस एस्पायरेंट्स वाले ग्रुप में। और दूसरा ये आपने सर्च करना है कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विद ग्राफ, ठीक है? अच्छा ये सीएसएस एस्पिरेंट वाला ग्रुप कौन सा है? जिसमें लड़कियां नहीं है। उसमें मैं हूँ। उसमें लड़कियां भी मैं हूँ उसमें। अच्छा आप हो, फिर भी लड़कियां नहीं हाँ मैं उसमें हूँ, तो कोई बात नहीं, मुझे रहने देना, रिमूव ना करना। ना सर नदीम को कहना वो कर देंगे। होंगे रिमूव उन्होंने क्यों करना है? यार हम नहीं रिमूव कर रहे, सारे लोग खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, हम तो उस ग्रुप में रह रहे हैं, हम तो अच्छे अच्छे मटेरियल उसमें कर रहे हैं शेयर। हाँ उसमें काफी अच्छा मटेरियल आया हुआ था। और दूसरा ये मुझे पूछना था, हाँ मुझे पूछना था कि कोई बंदा डिस्कस कर रहा था कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और जो सस्टेनेबल गोल्स हैं ये कहीं पे डिस्कस हुए हैं या हर जगह पे डिस्कस होते हैं, तो कैन यू प्लीज शेयर दिस आउट कि कहाँ पे होते हैं? जी वो मैं ही बंदा था जो डिस्कस कर रहा था। उसमें ये है कि अगर आप देखो कि आपका ऐसे आ गया, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट पे आ गया कोई टॉपिक, उसमें आप एक आधा पॉइंट इस तरह दे सकते हो कि ये गोल्स मिलेनियम हम अचीव नहीं कर पाए, ये सस्टेनेबल है जो हमने करने हैं, फिर इनको सारा आप आउटलाइन देके नीचे हेडिंग्स लिखोगे इनकी, तो आपकी एक स्ट्रेंथ अच्छी बन जाएगी, तो ऊपर से आपका रेफरेंस होगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नहीं अब वो तो मुझे समझ आ गई, ठीक है आपने वो पहले बोला, लेकिन वो कोई चैट में किसी ने लिखा था कि फिलहाल किसी पता नहीं कौन सी वो थी वहां पे डिस्कस हुआ था, इसलिए मैं पूछ रही थी। उसका आई डोंट। एस्पायरेंट्स ग्रुप का कोई लिंक सेंड करेगा इधर एडमिन? और किस सब्जेक्ट के बारे में कोई बता सकता है? अगर किसी ने जेंडर उसका रखा हुआ है सब्जेक्ट उसमें सॉरी ऑप्शनल में, तो कोई बता सकता है उसका थीम क्या है, मेन थीम क्या है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा बैकग्राउंड आइडिया चाहिए था। रेसिज्म के बारे में सारी बातें। वुमेन स्टडी है अबाउट वुमेन। कॉम्प्लिकेटेड है या इट्स प्रीटी इजी टू अचीव? नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्लास कोई है कि नहीं अभी तक? स्टडी है
अच्छा मुझे भी क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताइए कि क्या ये इजी है या मुश्किल है थोड़ा बहुत। क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनल के बारे में है, नैब के बारे में है और क्राइम के बारे में है। वाइट कलर क्राइम आ जाता है इसमें, FIR आ जाता है, क्रिमिनल में लॉ के मुतालिक सारी चीजें हैं। कोई और क्लास हो गई है, बस खत्म हो गया है। नहीं खत्म हो गया है। ओके जी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सेम टू यू, खुदा हाफिज। वेरी गुड, जम्मन, खुदा हाफिज। टॉक विद ऑल ऑफ यू। हेलो ब्रदर। ब्रदर, अगर किसी के पास बुक्स हैं तो क्या वो उनकी पिक्स बना के सेंड कर सकते ग्रुप में? इसकी वो किसकी पिक्चर? बुक जो CSS की। कौन सी बुक? Hey guys, I'm the host and I'm going to end this class. बुक्स की। Bye, take care. ओके बाय, खुदा हाफिज। God bless you। जितनी भी है ना CSS की वो उनका सिर्फ